मैं लाजवंती पारवानी GWPC अजमेर से। आज मेरा टॉपिक है टैक्स सिस्टम एंड इंश्योरेंस, यानी कर प्रणाली एवं बीमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टैक्स क्या है। तो टैक्स क्या है? एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो सोशल वेलफेयर से संबंधित व्यय हेतु सरकार को किया जाता है, जिसके बदले टैक्स पेयर को किसी भी प्रत्यक्ष प्रतिफल की प्राप्ति नहीं होती। सभी देशों की सरकार की आय का प्रमुख स्रोत कर है। यानी कि टैक्स क्या है कि कोई भी व्यक्ति है ना किस लिए है ना सरकार को देता है, सरकार किस लिए लेती है हमसे, जो भी वो समाज कल्याण के जो भी कार्य करती है, जो भी सार्वजनिक पब्लिक इंटरेस्ट के जो भी कार्य करती है, उस पे जो वो खर्चे होते हैं उसके वो खर्चे वो किससे निकालती है? हमारे द्वारा चुकाए गए टैक्स में से। ठीक है, तो एक तरीके से जो भी अगर वो टैक्स हमारी अगर जो सैलरी है या हम जो भी ये ना अर्न करते हैं, अगर वो ना उस टैक्स स्लैब से बाहर आती है कि जो भी एग्जेम्प्ट की गई है, तो हमको अनिवार्य रूप से उसका भुगतान करना पड़ता है और उसके बदले हमें किसी भी प्रत्यक्ष प्रतिफल की प्राप्ति नहीं होती है। टैक्स पेयर को किसी भी ऐसा प्रत्यक्ष प्रतिफल नहीं मिलता है कि जो उसको बहुत फ़ायदा दे रहा हो टैक्स चुकाने से। और ये टैक्स ही क्या है, जो सरकार की जो इनकम है उसका प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अब सरकार का उद्देश्य एक और तो अधिक से अधिक कर द्वारा वित्तीय संसाधन जुटाना है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक विषमता को दूर करना तथा विभिन्न कर छूट, कर राहत व कर प्रेरणाएं देकर व्यवसाय, व्यापार तथा पेशों को प्रोत्साहित करना है, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़े तथा आर्थिक विकास हो। अब इसका क्या मतलब है कि सरकार एक तरफ तो हमसे टैक्स ले रही है और दूसरी तरफ जो ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी अर्निंग नहीं हो पा रही है, उनको अधिक से अधिक उद्योग देने के लिए, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए उनको क्या देती है कि आप ये उद्योग लगाओ, उनको प्रोत्साहित करती है। इसमें आपको टैक्स नहीं लिया जाएगा, इस उद्योग को आप लगाएंगे, लघु उद्यमियों को बोलते हैं कि आपको इस टैक्स से आपको फ्री रखा जाएगा। ऐसी कई आपको है ना प्रेरणाएं देकर उनको है ना अपना खुद का व्यवसाय खोलने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे कि क्या हो, आर्थिक विषमता दूर हो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता, तो इस आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए वो एक तरफ तो जो भी ना जिनकी अर्निंग अच्छी है उससे वो संबंधित क्या करती है कि उनसे तो वो टैक्स लेती है ताकि सरकार वो ही खर्चना पैसा जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट पर खर्च कर सके। और जो कुछ लोग गरीब तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करती है और उनके उद्योगों को वो ऐसी योजना लाता है कि उनको उद्योगों को वो कर मुक्त रखती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि कर क्या होता है, जो टैक्सेस कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो मोटे रूप से जो टैक्सेस को है दो भागों में बांटा गया है। एक है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो कि पूरी तरीके से करदाता द्वारा डायरेक्टली सरकार को दिया जाता है और इस टैक्स को चुकाने की जिम्मेदारी तथा भार दोनों ही एक ही व्यक्ति पर होता है। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स यानी आयकर। अब देखो, प्रत्यक्ष कर क्या है कि जो जैसे है ना, अगर वो हमसे वसूल रही है, सरकार जिस टैक्स पेयर से वसूल रही है वो ही डायरेक्टली सरकार को दे रहा है, उसका भार किसी और व्यक्ति पर नहीं पड़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति सरकार को चुका रहा है तो उसका भार भी उसी व्यक्ति पर पड़ रहा है। डायरेक्टली वो सरकार को वही दे रहा है और वही टैक्स पेयर है एक्चुअली। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा टैक्स ना डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब हमारा इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? तो इस प्रकार का कर जो चुकाया तो किसी और द्वारा जाता है और उसका भार क्या होता है? किसी और द्वारा वहन किया जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि टैक्स पे तो कोई और करता है, लेकिन उसका जो बर्डन है उस टैक्स के पैसे का, वो किसी और पर होता है, उस डाला जाता है। इसको हम आगे समझ लेंगे कैसे है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा अप्रत्यक्ष कर। इसमें क्या होता है कि जो कर जो चुकाने की जिम्मेदारी है वो अन्य पर शिफ्ट कर दी जाती है। जैसे कि हम
है ना, कोई भी दुकानदार है, वो अपनी कमाई में से जो भी टैक्स चुका किसी प्रोडक्ट पर, कमाई में से नहीं, वो किसी प्रोडक्ट पर जो सरकार द्वारा जो सेल्स टैक्स यानी बिक्री कर निर्धारित किया गया है, वो क्या कर रहा है, वो चुका तो सरकार को कौन रहा है, व्यापारी रहा है ना उस प्रोडक्ट का टैक्स। लेकिन ना जो व्यापारी है वो किससे वसूल रहा है, वो ग्राहकों से वसूल रहा है। तो इस प्रकार से इसको चुका तो व्यापारी रहा है, लेकिन वो वसूला किससे जा रहा है, अल्टीमेटली उपभोक्ता से यानी ग्राहक से वसूला जा रहा है। तो ये हमारा क्या इस कैटेगरी में आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट जो बेचता है वो उसमें टैक्स जोड़कर ही बेचता है। उसका जो सेल्स टैक्स है, बिक्री कर है, वो उसमें जोड़कर ही उस प्रोडक्ट को बेचा जाता है। तो इस प्रकार वो ग्राहकों से वसूल रहा है और उसको चुका वो व्यापारी रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कर जो है वो अल्टीमेट यूज़र द्वारा चुकाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, जीएसटी। हम इन सब चीज़ों को भी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने डायरेक्ट टैक्स में देखा था, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या है? तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। यह वह कर है जो सरकार लोगों की आय पर आय में से लेती है। ठीक है, अब आयकर अधिनियम के अनुसार करदाता को अपनी कुल आय पर आयकर देना होता है, बशर्ते वह उस वर्ष के लिए वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक हो। अब इसका मतलब क्या है कि जो इनकम टैक्स लिया जाता है वह व्यक्ति की कुल आय पर देना होता है। जो उसकी टोटल इनकम निकलती है, उस आय पर जो इनकम टैक्स की जो परसेंटेज फिक्स किया जाता है कि आपको अपनी आय में से इतना परसेंट आपको टैक्स देना है, वह टैक्स दिया जाता है। बशर्ते जो उस व्यक्ति की जो इनकम है, जो टोटल इनकम है, वो जो उस वर्ष का जो फाइनेंस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उस न्यूनतम सीमा से अधिक हो। क्योंकि एक ऐसी सीमा निर्धारित की जाती है अगर उसके अंदर किसी व्यक्ति की ना टोटल इनकम आती है, तो उसकी जो इनकम है वो कर मुक्त होती है, उससे टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। और उस सीमा से बाहर जाते ही उस व्यक्ति को उसके जो लिए जो टैक्स के जो परसेंटेज डिसाइड की गई है, जो स्लैब डिसाइड की गई है, उतना टैक्स उसको चुकाना पड़ता है। और इसके लिए इन सब के लिए पहले क्या किया जाता है, टोटल इनकम की कैलकुलेशन की जाती है। टोटल इनकम की कैलकुलेशन में निम्नलिखित चीज़ें सम्मिलित होती हैं। एक तो जो आपकी सीधी सीधी वेतन से आय होती है, और दूसरी मकान संपत्ति से जो आय होती है, तथा व्यापार तथा पेशे से जो पूंजी लाभ होता है। जैसे किसी को सैलरी मिल रही है तो उसको सैलरी से जो इनकम मिल रही है वो टोटल इनकम में होगी। और अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई ना मकान है जिससे उसको किराया मिल रहा है, तो वो भी उसके वो इनकम में इंक्लूडेड होता है। और अगर उसका कोई प्रोफेशन है, जैसे कोई डॉक्टर है, वकील है, तो उसकी जो एक्स्ट्रा इनकम्स होती हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, अब और कोई व्यापारी हो तो जो व्यापार से कमा रहा है वो उसका टोटल इनकम में वो टोटल इनकम की कैलकुलेशन में वो इंक्लूड करता है। ठीक है, अब आयकर क्या होता है, करदाता की टोटल इनकम पर लगता है। और कुल आय ज्ञात करने के लिए जो भी टैक्स पेयर है उसको क्या निकालनी पड़ती है, सकल कुल आय यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम ज्ञात की जाती है। ठीक है, अब उसके बाद पहले ग्रॉस टोटल इनकम ज्ञात कर लिया, उसके बाद आयकर अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा जो भी रियायतें दी गई हैं, जो भी कुछ कटौतियाँ दी गई हैं कि भाई अगर आपने ना कोई पॉलिसी करा रखी है, कोई इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसके हिसाब से आपका इतना परसेंट आपको छूट मिल जाएगी टैक्स देने में। जो वो टैक्स दी जाती है उनको ग्रॉस इनकम में से घटा दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो कर देने योग्य जो आय होती है यानी इनकम होती है उसकी गणना की जाती है। आप मतलब समझ गए ना कि पहले आपकी क्या होती है कि सकल कुल यानी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, यानी आपकी सैलरी से कितनी आय हो रही है, अगर आपको किसी मकान से किराया वगैरह मिल रहा है तो उसकी आय कितनी हो रही है, उस सबको पहले ऐड कर लिया जाता है पहले, यानी ग्रॉस टोटल इनकम ज्ञात की जाती है। फिर जो सरकार द्वारा जो कुछ रियायतें दी गई हैं, अगर आपने कोई इंश्योरेंस करा रखा है, कोई पॉलिसी करा रखी है, कहीं आपने एफडी करा रखी है, तो उसके पैसे कुछ कुछ सरकार क्या कहती है कि आप उसको हटा लो। और सरकार क्या कहती है, कुछ रुपए तक बोलती है अगर आपने सेविंग्स की है तो आप उसको ग्रॉस टोटल इनकम में से घटा सकते हैं। ठीक है, तो उनको घटाने के बाद जो आय निकलती है वो कर देने योग्य आय होती है। उस आय पर जो टैक्स की परसेंटेज फिक्स होती है उतना टैक्स उस व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है।
अब वो जो कुछ उद्योग हैं जिनको आयकर अधिनियम के तहत कर में रियायत दी जाती है या उन्हें पूर्णतया कर मुक्त रखा गया है, जैसे कि हमारे जो कृषि उद्योग हैं व खादी एवं ग्रामोद्योग है, ये इनमें क्या है, श्रमिकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने के लिए उनको कर मुक्त रखा गया है ताकि आर्थिक विषमता को दूर किया जा सके। और वर्तमान में जो वित्त वित्त अधिनियम है उसके अनुसार जो सरकार द्वारा जो आयकर की करें निर्धारित की गई हैं वो इस प्रकार है। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय जो है वो 2.5 लाख तक है तो उसे कोई भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। यानी हमारी 2.5 लाख क्या हो गई, न्यूनतम सीमा हो गई। अगर उसके अंदर आपकी इनकम है सालाना, है ना, साल की, तो वो कर मुक्त रखी गई है। उसके बाद अगर 2.5 लाख से 5 लाख है तो आपकी जो कर देने योग्य आय है उस पर 5% तक टैक्स लगता है। अगर आय है 5 लाख से 10 लाख के बीच में तो जो कर देने योग्य आय है उस पर 10% तक टैक्स लगता है, और अगर 10 लाख से भी ऊपर है तो 30% तक टैक्स लगता है। तो ये तो हमारा क्या था, इनकम टैक्स, जो कि हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स। ये उस व्यक्ति द्वारा ही चुकाया जा जिस व्यक्ति द्वारा, और उसका भार भी उसी को ही वहन करना पड़ता है, और डायरेक्टली वो ही सरकार को चुकाता है। अब हम आगे देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमने देखे थे उसमें क्या क्या था, सेल्स टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम ड्यूटी था। इन सभी टैक्सेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सेल्स टैक्स क्या है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ये किस पर लगाया जाता है, माल की बिक्री पर लगाया जाता है। प्रत्येक वस्तु पर सेल्स टैक्स की दर निश्चित होती है। यानी जो भी कोई भी प्रोडक्ट है उस पर जो सरकार द्वारा सेल्स टैक्स की दर निश्चित कर दी गई है कि इस प्रोडक्ट पर इतने परसेंट तक सेल्स टैक्स लगेगा, है ना। अब ये अप्रत्यक्ष कर है, इसलिए क्या होता है कि ये सरकार द्वारा किस पर लगाया जाता है, व्यापारी पर लगाया जाता है, किंतु व्यापारी माल बेचते समय यह ग्राहक से वसूल लेता है। ठीक है। अब क्या है, जो प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो भी विलासिता की वस्तु यानी जो भी लग्जीरियस आइटम है, जैसे कि कार हो गया, एसी हो गया, ऐसी जो चीज़ें हैं उन पर क्या करती है, जो सेल्स टैक्स की रेट है वो जो अधिक निश्चित करती है, यानी ज़्यादा उस पर दर रखती है। और जो वस्तुएं जो अनिवार्यता की श्रेणी में रखी गई हैं, लाइक रोटी और ये सब चीज़ें जो बहुत अनिवार्य रूप से एक गरीब तबके के व्यक्ति को भी चाहिए होती है, उस पर जो होता है सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाता है, और जो कुछ वस्तु उन पर सेल्स टैक्स की दर बहुत कम रखी जाती है। ठीक है। तो सेल्स टैक्स की दर इस प्रकार डिसाइड की जाती है कि कोई भी वस्तु है जो अगर विलासिता की उस पर ज़्यादा रख दी, और जो बहुत ज़रूरी है उसको या तो सेल्स टैक्स की से मुक्त रखा जाता है, या उस पर जो उसकी दर है कम रखी जाती है। अब है ना, सेल्स टैक्स क्या है, जो स्टेट है हमारे, अलग अलग राज्य हैं, उनके राजस्व का प्रमुख स्रोत है। इसके लिए प्रत्येक राज्य सरकारी बिक्री कर अधिनियम बनाती है। इसके लिए क्या होता है कि सेल्स टैक्स निर्धारित करने के लिए वो हमेशा क्या बनाती है, एक बिक्री कर अधिनियम यानी सेल्स टैक्स एक्ट बनाती है, जिसके अनुसार व्यवसायी को बिक्री कर देना होता है। उस अधिनियम में सारा फिक्स होता है कि किस प्रोडक्ट पर कितना परसेंट लगेगा, और उस हिसाब से व्यवसायी को वो वाला टैक्स चुकाना होता है। ठीक है। और केंद्र सरकार भी क्या किया है, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट बनाया है, यानी कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम बनाया है, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जाता है। एक तो जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि दिल्ली, गोवा, इनमें जो सेल्स टैक्स है किसको फॉलो अप करता है ना, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम को। ठीक है। और अगर किसी चीज़ की बिक्री जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रही है तो उस पर भी कौन सा अधिनियम लागू होता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट। ठीक है। उसके अनुसार ही उस प्रोडक्ट पर सेल्स टैक्स की दर निर्धारित की जाती है। और प्रत्येक ना विक्रेता को बहुत कंपलसरी होता है कि सेल्स टैक्स एक्ट के तहत वो अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराए। और वही है, राज्य सरकार उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए क्या प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कुछ उद्योगों में ऐसे, लघु उद्यमियों के लिए ऐसे, तो उनके लिए क्या करती है कि एक निश्चित अवधि तक और एक निश्चित राशि तक उनको क्या करती है, सेल्स टैक्स से उनको मुक्त रखती है, ताकि वो टैक्स नहीं चुकाना पड़े, तो उनका माल सस्ता रहेगा और ताकि लोग खरीदेंगे और उनको उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अब हम देखते हैं एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, उत्पादन शुल्क। इसको नाम से ही पता चल रहा है कि वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है। ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है,
क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो उस ना टैक्स को चुका रही है सरकार को उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पर वो वसूल किससे रही है? वही एंड कंज्यूमर से वसूल रही है, क्योंकि जब वो माल आगे रिटेलर को शिफ्ट होता है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग टैक्स या उत्पाद एक्साइज ड्यूटी इंक्लूडेड होती है। इसलिए ये क्या है, चुकाया तो उस मैन्युफैक्चरर द्वारा जाता है, लेकिन ये और इसका जो भार है वो एंड कंज्यूमर द्वारा ही वहन किया जाता है। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो और ये टैक्स क्या है, वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। इस टैक्स को लगाने, वसूल करने तथा उपयोग करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है। लेकिन मतलब आप ये जानो कि जो उत्पाद शुल्क यानी जो एक्साइज ड्यूटी है, ये मतलब कौन वसूलता है? केंद्र सरकार ही वसूलती है। लेकिन जो अल्कोहल है, मदिरा है, नारकोटिक्स है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इन पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। इसी प्रकार अब ये तो हमने पढ़ा एक्साइज ड्यूटी। अब हम देखते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या कहलाती है? आयात निर्यात शुल्क। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी वस्तु का अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य पर या एक देश से दूसरे देश पर, मेन है हमारा देशों के बीच में, तो ये कस्टम ड्यूटी कहलाती है। जिस पर जो शुल्क लगाया जाता है वो कस्टम ड्यूटी कहलाता है। अब इसे क्या कहते हैं? सीमा शुल्क भी कहते हैं। यह भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये जब माल दूसरे देश से अंदर आता है तो वो चुकाया तो उस द्वारा जाता है, पर वही है, इसका भार जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर पर पड़ता है। अब अन्य देशों से जो आयात की जाने वाली वस्तुओं पर आयातित देश की सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर को इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क कहते हैं। और ये सरकार द्वारा इसलिए लगाया जाता है ताकि अपने राष्ट्र में उत्पादित वस्तुओं को प्रोत्साहन मिले। अत्यंत आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई वस्तुओं पर आयात शुल्क नहीं लगाया जाता है। इसका क्या तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु दूसरे देश से अगर मान लो कि भारत देश में आ रही है, ठीक है, तो ये इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क जो है वो इसलिए लगाया जाता है कि अगर उस पर आयात शुल्क लगाएंगे तो ऑब्वियसली है वो जब हम तक आएगी तो वो चीज़ महंगी होगी, क्योंकि उस चीज़ में वो जो आयात शुल्क है वो इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो वो अगर वो महंगी होगी तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। हम जो देश में जो ना वस्तु जो उत्पादित हो रही है उसको खरीदेंगे, हम उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती होगी, उस पर आयात शुल्क ऐड होके उसकी वैल्यू नहीं आएगी। और दूसरे प्रोडक्ट पर अगर आयात शुल्क लग रहा है तो उस पर वो थोड़ा कंपैरेटिवली महंगा होगा, तो इसलिए उस पर आयात शुल्क सरकार द्वारा लगाया जाता है ताकि थोड़ा महंगा बिके और सरकार की भी कमाई हो और हम जो है देश में जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको खरीदें। ठीक है, और लेकिन क्या होता है कि जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं जो अपने देश में नहीं बनती हैं, जो बाहर से ही मंगानी पड़ेंगी, उनको से फ्री भी रखा जाता है ताकि वो सही रेट पर हमको प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर निर्यात शुल्क यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है। और ये कुछ कुछ वस्तुओं में मना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ वस्तुओं को इससे मुक्त भी रखा गया है। ऑब्वियसली देखो, जो भी वस्तु हमारे देश से बाहर जा रही है तो उसमें भारत देश द्वारा ही निर्यात शुल्क भी रखा जाएगा, तो वो पहले जो मैन्युफैक्चरर है उसी को ही चुकाना पड़ेगा। पर क्या होता है, कुछ हमारे देश में जो वस्तुएं बहुत ज़्यादा उत्पादित हो रही हैं उनके निर्यात को बढ़ावा दे और ताकि हमारे देश की कमाई हो, तो इसके लिए कुछ वस्तुओं को इससे मुक्त भी रखा गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा था कस्टम ड्यूटी। अब हम देखते हैं सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स क्या होता है? सर्विस टैक्स सेवा के लेन देन पर जो सेवा प्रदाताओं पर सरकार द्वारा लगाया जाता है। यानी कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, यानी कि होटल इंडस्ट्री है, जो भी रेस्टोरेंट है, ये और टूरिज्म इंडस्ट्री है ना, तो ये जो भी हमको सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन पर सरकार द्वारा लगाया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, परोक्ष रूप से ग्राहक द्वारा ही वहन किया जाता है। तो ये भी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये ना लगाया तो सरकार द्वारा जैसे होटल के मालिक पर लगाया, लेकिन होटल का जो मालिक है जब हम उस पर रहने जाएंगे तो वो हमसे ही वो उसको उस टैक्स को सर्विस टैक्स को इंक्लूड करके ही वो हमको उसको रेंट पर मतलब हमको वो रूम देगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ग्राहक द्वारा ही वहन किया जाता, तो ये इस प्रकार इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और
वित्त अधिनियम 1994 के तहत ये वाला टैक्स अस्तित्व में आया था। और निम्न जो सेवाएं हैं उन पर 5% तक शुल्क लगाया जाता है, जैसे कि कोई कंसल्टेंट इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, चार्टेड अकाउंटेंट है, शेयर ब्रोकर है, जो हमारी कुरियर सर्विसेज हैं, ट्रेवल एजेंसी है, होटल इंडस्ट्री है और रेस्टोरेंट्स हैं। जो भी ये चीज़ें हैं ये सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं, ये है ना, इसमें और इनको जो है वो सर्विस टैक्स देना पड़ता है सरकार को। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जीएसटी। अब देखो, जो हमने जो भी सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखा, कौन कौन से टैक्सेस को देखा, अभी हमने देखा इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल्स टैक्स आ रहा है, और ना एक्साइज ड्यूटी आ रहा है, कस्टम ड्यूटी आ रहा है, और एक्साइज, और इसके अलावा अभी हमने देखा कि न सर्विस टैक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये जो टैक्सेस हैं इन सबको हटाकर सरकार ने एक ही टैक्स लाया है, जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको अपन हिंदी में कहेंगे वस्तु व सेवा कर। ठीक है, तो यह क्या है ना, इसमें क्या है, ये 2017 में क्या है, भारत सरकार द्वारा लागू किया गया, और ये एक सिंगल टैक्स है जिसके लागू होने के बाद जो सारी वस्तुएं और सेवाएं हैं उन पर एक ही कर लगता है। ठीक है, यानी कि जो भी अप्रत्यक्ष कर हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सभी को क्या है, जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, ये क्या है, 3 प्रकार का होता है। एक तो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी सीजीएसटी, एक है हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि एसजीएसटी, और तीसरा है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि आईजीएसटी। और जीएसटी जो काउंसिल है इसने क्या किया है, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के लिए जीएसटी के कुल 5 स्लैब मंजूर किए हैं। एक है हमारा 0%, दूसरा है हमारा 5%, तीसरा है हमारा 12%, फिर 18%, फिर 28%। यानी ये जो स्लैब्स डिसाइड की गई हैं ये आपकी वस्तुओं की अनिवार्यता के हिसाब से की गई हैं। यानी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, लाइक ब्रेड है, या जो गरीब तबके द्वारा जो वस्तुएं जो अनिवार्यता रूप से यूज़ की जाती हैं उसको 0% स्लैब में किया ना इंक्लूड किया गया है। फिर जैसे जैसे आगे वस्तुएं बढ़ती जाती हैं कि कम ज़रूरत लेकिन उसमें लग्जरी आइटम ऐड होता जा रहा है, तो वैसे वैसे उसकी स्लैब बढ़ती गई है। ठीक है, ऐसे ही 28% में सारी विलासिता की वस्तुओं को ही शामिल किया गया है। तो ये तो क्या था हमारा जीएसटी। ये अभी रिसेंटली ही सरकार द्वारा आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए लाया गया है, जो कि जुलाई 2017 से लागू है। अब है ना, जीएसटी से क्या होता है कि बहुत सारे टैक्स जो है वो हट जाते हैं और एक केवल जीएसटी ही लगाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर एंड कंज्यूमर है, पहले जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ना भी उसमें इंक्लूडेड होती थी, यानी कि उत्पाद शुल्क। ठीक है, और फिर उसमें जो क्या कहते हैं उसको, उसमें कस्टम ड्यूटी भी इंक्लूडेड, मतलब जो अपन एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाता है वो वाली ड्यूटी भी इंक्लूड होती थी, यानी वो वाले टैक्स भी इंक्लूडेड होता था। उसके बाद उसमें सेल्स टैक्स भी इंक्लूडेड होता था, लेकिन इन सारे चीज़ों को इन्होंने एक करके क्या कर दिया, जीएसटी में शामिल कर दिया। जिससे क्या होता है, एंड कंज्यूमर होता है वो जो प्रोडक्ट खरीदता था वो सारे टैक्स इंक्लूडेड होकर वो प्रोडक्ट खरीदा था, पर जीएसटी से उसको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब हम आगे ये तो हमारे सारे क्या थे, टैक्सेस थे, और जीएसटी भी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स ही है। ठीक है, ये तो हमारे टैक्सेस थे। अब हम आगे देखते हैं, अगर कोई भी कंपनी है ना, कोई भी फैक्ट्री है, इम्पोर्टेंट, कोई भी फैक्ट्री है ना, कोई भी प्लांट है, जैसे ना प्लांट, फैक्ट्री या प्लांट जो भी जैसे बिजली बनाने का प्लांट है ना, पावर प्लांट्स वगैरह हैं, हाइड्रो प्लांट हैं, या कोई भी फैक्ट्री है, तो वो क्या कराती है, अपने इंश्योरेंस कराती। तो हम अब उसको डिस्कस करेंगे। तो उसको क्या कहते हैं हम, इंडस्ट्रियल एंड फायर इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उद्यमी क्या होता है, अपने उद्योग में पूंजी लगाता है। अब उसकी सुरक्षा के लिए वो क्या, जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इंश्योरेंस करा सकता है, ताकि अगर कोई भी घटना घट जाती है तो उसमें जो अगर उसकी कोई क्षति हुई है उसकी वो क्षतिपूर्ति उसकी काफ़ी हद तक संभव हो सके, यानी उसको उसका कॉम्पनसेशन मिल सके।
और उद्योगों में रिस्क कॉम्पनसेशन के लिए निम्न प्रकार की पॉलिसीज़ कराई जाती हैं। अपन आगे पढ़ेंगे। यानी आप समझ गए ना कि जो उद्यमी होता है, जो अगर आप अपनी फैक्ट्री में पूंजी लगा रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मशीनें लगा रहा है, उसने फैक्ट्री में पूंजी लगाई है, उसने बहुत सारा पैसा उसमें खर्च किया गया है, पर इस ड्यूरेशन में अगर कोई आग लग जाती है या कोई बहुत बड़ी चोरी हो जाती है, तो इन सब चीज़ों के का कंपनसेशन लेने के लिए वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपनी पॉलिसी करा सकता है, जिसके तहत अगर वो पॉलिसी कराएगा तो अगर वो चोरी हो जाती है या कोई आग लग जाती है या कोई बॉयलर फट जाता है या ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अलग अलग पॉलिसीज़ के तहत उसको उसका रिस्क कवर हो जाता है, उसको कॉम्पनसेशन मिल सकता है। तो इसलिए वो कोई भी उद्यमी है अपना इंडस्ट्रियल एंड फायर इंश्योरेंस कराता है, और जिसमें कि वो निम्न प्रकार की पॉलिसीज़ करा सकता है। एक सबसे पहली है उसकी फायर इंश्योरेंस यानी अग्नि बीमा। अग्नि बीमा में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अगर उद्योग में आग लग जाए, बिजली गिर जाए या कोई ना विस्फोट हो जाए या हड़ताल आदि हो जाए, तो उसमें उसको संरक्षण दिया जाता है। वो जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इस पॉलिसी के अंतर्गत रिस्क कवर देती है। ठीक है। दूसरा है हमारा चोरी व सेंधमारी बीमा, थेफ्ट इंश्योरेंस। थेफ्ट इंश्योरेंस, अगर आपकी जो भी फैक्ट्री में संपत्ति रखी हुई अगर उसमें ना हानि होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा संरक्षण दिया जाता है, उसका कॉम्पनसेशन दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंश्योरेंस है बॉयलर एंड प्रेशर इंश्योरेंस, यानी कि बॉयलर व दाब संयंत्र बीमा। जो भी हमारे पावर प्लांट्स में बॉयलर्स होते हैं, अगर वो अधिक प्रेशर होने के कारण फट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंटली फट जाते हैं, तो उसका कॉम्पनसेशन भी इस पॉलिसी के अंतर्गत जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा चुकाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा मशीनरी इंश्योरेंस यानी मशीनरी बीमा। अगर मशीनें बहुत महंगी महंगी आती हैं, मशीनों में किसी भी वजह से अगर ब्रेक डाउन आ जाता है यानी वो ख़राब हो जाती हैं, तो उस पॉलिसी के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रिस्क कवर दिया जाता है। इसी प्रकार एक हमारा इंश्योरेंस है मरीन इंश्योरेंस यानी परिवहन बीमा। जब उद्योग जो भी किसी भी फैक्ट्री से गंतव्य स्थान तक यानी जहाँ भी पहुँचाना है सामान को, उस तक अगर सामान पहुँचाने के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी भी प्रकार की सामान की क्षति हो जाती है या चोरी हो जाती है, तो जो रिस्क कवर है वो इस पॉलिसी के अंतर्गत दिया जाता है अगर बीमा कराया गया है तो ये हमारी क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस थे जो कि इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस के नाम से जाने जाते हैं, इंडस्ट्रियल एंड फायर इंश्योरेंस के नाम से। इसमें ये निम्न प्रकार की पॉलिसीज़ के तहत अगर इंश्योरेंस कराया जाता है तो उस व्यक्ति को रिस्क कवर मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस डिस्कस किए और इंडस्ट्री और फायर इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।